पत्नी के मर जाने के बाद बेटे और बहू उन्हें हर चीज़ के लिए तरसाते थे। ना तो उन्हें ढंग से खाने को देते थे, ना ही पीने को। वह जो भी रूखा सूखा देते मजबूरन मनोज जी को खाना पड़ता था, क्योंकि पत्नी तो रही नहीं जो उन्हें उनकी पसंद का, उनके हिसाब का खाना और नाश्ता बना कर दे। बहू से अगर वह कहते तो बहू उन्हें 4 बातें सुना देती, तब कहीं जाकर उनके मन का कुछ बनाती थी। यह सब मनोज जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वह घूमने के लिए पार्क गए थे, वहीं उनके दोस्त मिले। मनोज जी के दोस्त ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। तब दोस्त ने कहा, तुम इतने तो मजबूर नहीं हो कि अपने हक के लिए लड़ाई ना कर सको। तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए अपने बेटे और बहू को मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे ही घुट घुट कर जीना। तो दोस्तों, मनोज जी ने अपने आत्मसम्मान के लिए बेटे और बहू के साथ क्या किया, इसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनोज जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी विद्या जी स्वेटर बुन रही थी। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप यह कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी किताबें, अच्छा दिखाओ तो हम भी पढ़कर देखते हैं आपकी किताब। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए मनोज जी ने कहा तो उनके पोते वंश ने मनोज के हाथ पर अपनी बुक रख दी। देखते ही मनोज जी बोले, वंश बेटा यह कैसी पुस्तक पढ़ते हो? तुम कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ पड़ी है। और यह लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी यह तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो इंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए वंश ने अपने दादाजी के हाथ से अपनी पुस्तक छीन ली और वहाँ से बाहर भाग गया। मनोज जी बड़ी हैरानी से वंश की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। विद्या जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हो जी? हमारा ज़माना जा चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक मनोज जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा तरुण उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया तो मनोज जी जो बड़ी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, अब वह घर पर बैठ गए थे। कुछ दिनों तक तो तरुण उन्हें फैक्ट्री के खर्चे और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। मनोज जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर तरुण ने जवाब दिया, पिताजी आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से मनोज जी को लगने लगा कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मनोज जी सोच विचार में ही डूबे हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए जी, बहू ने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लीजिए। तो मनोज जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र वहाँ पड़े हुए नाश्ते की प्लेट पर गई।
आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए थे। देखते ही मनोज जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाई और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा सा बना दिया होता। ठीक है जी, यदि आपको यह नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। मनोज जी की नाराज़गी को देखकर विद्या जी ने कहा और रसोई घर में जाकर अपने पति के लिए दलिया बनाने लगी। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख उनकी बहू शिल्पा तुरंत रसोई घर में आई और बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया था ना। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबू जी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई हूँ। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और इसके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए। आप यह सब काम बाद में करती रहना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वह तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे मनोज जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। और इधर विद्या जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई से बाहर आ गईं और अपने पति मनोज जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप भी फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दें। आपकी दिनचर्या भी कुछ अच्छी हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो विद्या, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो मनोज जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज मनोज जी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को नौकर न समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। मनोज जी जब फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तरुण उनकी सीट पर बैठा हुआ था। तो उसे देखकर मनोज जी चौंक गए। तभी तरुण की नज़र मनोज जी पर गई। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी आप यहाँ? तो मनोज जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिन से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। मनोज जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर तरुण ने मशीन लगवा ली है। इस बात का भी उन्हें इतना तजुर्बा नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहाँ पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? मनोज जी ने पूछा तो तरुण ने कहा, पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। यह सुनकर मनोज जी को धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में तरुण ने टोक दिया, पिताजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वह अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर मनोज जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का उनका सारा उत्साह जमीन पर गिर गया था। स्वयं को अपेक्षित महसूस करते हुए वह आकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट दिया, जिसे देख उनका बेटा तरुण गुस्सा हो गया और उस समय तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर पर ही बैठिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोज जी और विद्या जी जड़वंत खड़े रह गए। तभी विद्या बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही आए थे,
कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की। अपना काम मुझे कैसे करना है मैं खुद जानता हूँ। कहते हुए तरुण अपने कमरे में चला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। फिर विद्या जी ने मनोज जी को तसल्ली देते हुए कहा, सुनिए जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं? जाने दीजिए ना, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी थी। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए थे, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज विद्या जी अपने बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि विद्या जी रात को सोईं और सुबह बिस्तर से उठी ही नहीं। मनोज जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन शीला ने उन्हें संभाला, लेकिन विद्या की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही अपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक विद्या जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू के अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटे, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन मनोज जी से बातने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर से बहू ने मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वह जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके खाने पर दलिया या पोहा बनाकर देने वाली विद्या जी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड ही उन्होंने चुपचाप खा ली। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी तो शिल्पा ने जाकर दरवाज़ा खोला और सामने अपनी बुआ जी को देखकर दंग रह गई। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर शिल्पा ने हैरान होते हुए कहा। बुआ जी कुछ बोलती इससे पहले ही मनोज जी बोले, हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए शीला को यहाँ रहने के लिए बुलाया है। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है आखिर उनका भी परिवार है, बहू शिल्पा ने कहा। तो इतने में उनकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान होकर मनोज जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलापन का एहसास नहीं हो रहा था। शीला जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी, उनके फल और दवाइयों का पूरा ध्यान रखती थी और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो मनोज जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसके आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं। और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठाकर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर तरुण भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो तरुण अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? तो मनोज जी बोले, क्यों, क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी,
आए दिन मेरी पत्नी पर रोब जमा कर रखती हैं बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का ज़माना है, एक सदस्य से भी बजट में फ़र्क पड़ जाता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? तरुण ने कहा। तो मनोज जी बोले, बेटा जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वह तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं है। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप दीदी को बुलाए रखते हैं, तरुण ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातों ने मनोज जी को अंदर तक जख्मी कर दिया। वह चाह कर भी उसने आगे कुछ ना बोल सके, लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटे बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई न कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वह नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर अपनी बहन को वापस उसके ससुराल भेज दिया। अवसाद से घिरकर मनोज जी वापस अपने कमरे में आ गए और अपनी पत्नी विद्या जी की तस्वीर को देखने लगे। तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन उसका यहाँ रहना भी हमारे बेटे बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए मनोज जी बोले। बहन के जाने के बाद अब वह फिर से उदास रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बात करने वाला नहीं था। बेटे बहू कभी भी उनके पास बैठकर बातें नहीं करते थे। जब तक उनकी बहन शीला उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण मनोज जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी, तो मनोज जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने ढंग से खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मनोज जी को खिचड़ी ना मिली। तो बहू को दोबारा याद दिलाने पर बहुत तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश से इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूं। बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे मनोज जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई थी, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज़ का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? अब घर में उनका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था, तो किसी और से क्या उम्मीद करते? सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए भगवान से बेटा मांगा था? सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो विद्या, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए मनोज जी की आंखें भर आई। घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से मनोज जी थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनके अपने पुराने दोस्त महेश जी से मुलाकात हुई।
इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर मनोज जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों दोस्त मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। लेकिन जब दोस्त ने मनोज जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो मनोज जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर मनोज जी ने अपने दिल का गुब्बार अपने दोस्त के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। महेश जी ने कहा, मनोज, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। दोस्त के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई थी। पार्क से सैर करके लौटे ही थे कि तभी उनकी बेटी आ गई। बेटी को देखकर मनोज जी ने कहा कि कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, अच्छा किया जो तुम आ गई, कहकर मनोज जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर उनकी बेटी तानी बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबू जी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनती की देर थी कि बहू तो सुनाने के लिए तैयार ही थी। वह गुस्से से बोली, एक दिन तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना होता है और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारा दिन रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो अपने बाबू जी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? बहू की जली कटी बातें सुनकर आज मनोज जी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस बहू, बहुत हुआ। तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो मनोज जी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात को काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि तभी तरुण घर पर आया और बाबूजी को अपनी पत्नी पर भड़कते देखा तो मनोज जी पर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज़ सुनकर भी आज बाबूजी कमज़ोर नहीं पड़े और बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटा भर इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज मेरी बेटी आई है तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। यह बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम है। इसलिए अब यदि इस घर से कोई जाएगा तो वह हो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री को मैं फिर से संभाल सकता हूँ। बेटा, मैं बुढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन
आत्म स्वाभिमान अभी भी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। बाबूजी का यह रूप देखकर दोनों बेटे बहू दंग रह गए और मनोज जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। तो मनोज जी ने उन्हें सुधरने का एक मौका और दे दिया। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज मनोज जी को नाश्ते में ब्रेड नहीं बल्कि दलिया खाने को मिला था। जैसे ही मनोज जी नाश्ता करके उठे तो उनका बेटा तरुण अपने बाबूजी को फैक्ट्री में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज मनोज जी अपनी फैक्ट्री में जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। अब बेटे बहू को अपनी औकात समझ में आ गई थी। अब वो मनोज जी की खूब सेवा पानी करने लगे थे। बेटे और बहू को यह समझ में आ गया था कि उनके पिता चाहें तो उन्हें एक झटके में अपने घर से निकाल सकते हैं। तरुण और शिल्पा अपने ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पिता जी को कोई तकलीफ ना हो। अब तो मनोज जी अपनी बहन को बुलाकर महीनों अपने पास रहने को कहते और अपनी बहन के साथ मन की बातें किया करते थे। मनोज जी की बेटी भी अपने मायके पूरे हक के साथ आती थी, क्योंकि अब उसे अपने भाई और भाभी से परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यह उसके पिता का घर था, न कि भाई और भाभी का। अब चाहे जितने दिन तक मनोज जी की बहन और बेटी अपने मायके में रहे, बेटे बहू चू तक नहीं करते। तो दोस्तों, मनोज जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।